अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट क्वेश्चन है जिनको हम लोगों ने सॉल्व आउट करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह जो है इसके न्यूमेरिकल को देखेंगे। आज हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो ना तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16.1। वो हमें कहता है कि इफ द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज जीरो, what can you say about the electric intensity at that point। वो हमें कहता है कि आप ये बताएं कि अगर हमारे पास जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है वो किसी पॉइंट के ऊपर क्या हो, जीरो हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। पहली बात तो ये कि मुझे जो है ना एब्सोल्यूट पोटेंशियल के बारे में जो है ना वो पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जहां पर आपका कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, मतलब कि जो चार्ज है वो कहां पे हो, इन्फिनिटी के ऊपर हो। इन्फिनिटी से आप उस चार्ज को किस चीज के अंदर मूव करवा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करवा रहे हो। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास ये एक चार्ज है, सपोज ओके, क्यू चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है यहाँ पे। इसके लिए डायरेक्शन किस तरफ होगी, बाहर की तरफ। और सपोज कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है ना वो बाउंड्री है यहाँ पे। इस रीजन के अंदर ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर क्या लगा सकता है, फोर्स लगाता है। अब हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है क्यू पॉजिटिव, ये कोई हमारे पास टेस्ट चार्ज है, ये फील्ड से बाहर है तो मैंने लेट कर लिया ये कहां पे है, इन्फिनिटी के ऊपर है। कहां पर है, इन्फिनिटी पर। यहां पर इसके पास जो पोटेंशियल है बेसिकली वो हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट कहां पे हो आपके पास, इन्फिनिटी के ऊपर हो, वहां पर ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल होता है ना उस पोटेंशियल को आपको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल का नाम देते हैं। अब हमें ये बताना है कि अगर हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो किसी पॉइंट के ऊपर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर क्या होगा। तो देखिए बच्चों, जरूरी नहीं है कि आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो क्या हो, जीरो हो तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जो है वो जीरो हो। नहीं, ऐसा हमारे पास नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमारे पास वो डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर। आप जितना ज्यादा चार्ज के नजदीक रहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब जितना ज्यादा चार्ज से दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा क्या होती जाती है, वीक होती जाती है। मतलब कि डिस्टेंस के ज्यादा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वीक तो हो जाती है, बट उसका ये मतलब नहीं होता कि वो हमारे पास क्या हो, जीरो हो। ओके है यहाँ तक? ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आया। और ये चीज आप पोटेंशियल ग्रेडियंट से भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई D हमारे पास। ठीक है, तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम। डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। मतलब चार्ज के जितनी ज्यादा मैं नजदीक रहूंगा डिस्टेंस उतना कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो उतनी ही ज्यादा। मैं दूर जाता जाऊंगा तो डिस्टेंस क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी। ओके, तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। इफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज जीरो, चले हमने मान लिया कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो किसी पॉइंट के ऊपर क्या है, जीरो है। सपोज कि यहाँ पर हमारे पास जीरो है। इट डज नॉट नेसेसरी मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास जीरो होगी, ऐसा कभी भी नहीं होता हमारे पास। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो ही होगी हमारे पास। एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द चेंज ऑफ द पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हमारे पास। अब एक्चुअल में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड करती है चेंज ऑफ पोटेंशियल के ऊपर, और दूसरा चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास वो फॉर्मूला होता है बेसिकली E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय D। V हमारे पास पोटेंशियल है और यहाँ पर D जो है वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी कम होगी, डिस्टेंस जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही बच्चों ज्यादा होगी हमारे पास। ओके हो गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने अच्छे से क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है 16.2। वो में कहता है कि इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी। कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है या हमारे पास एनर्जी का यूनिट है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोगों ने स्टडी कहाँ पे किया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बेसिकली बच्चों हम लोगों ने स्टडी किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर। ठीक है, जहां पर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सब एटॉमिक लेवल के ऊपर यूज होने वाला यूनिट है, और ये हमारे पास एनर्जी का यूनिट होता है। किसी का यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है हमारे पास। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज का यूनिट है बच्चों? एनर्जी का यूनिट है हमारे पास। ये आपके पास ना एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हमारे पास क्या होता है? वोल्ट होता है बेसिकली। 1 electron volt is the energy gained by an electron when it moves through a potential difference of 1 volt। तो जब भी कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर से मूव करता है, तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की प्रेजेंट होती है। आप लोगों ने ये देखा भी होगा कि ये दो प्लेट्स हैं हमारे पास सपोज, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक हमारे पास क्या है? नेगेटिव। इन दो प्लेट्स के दरमियान जब चार्ज क्या करेगा? अपनी मोशन को परफॉर्म करेगा, और यहां से और यहां तक आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बच्चों कितने का है? 1 वोल्ट का है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है तो इस चार्ज के अंदर जो एनर्जी है बच्चों वो कितनी होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के लिए आप लोगों ने जो वैल्यू स्टडी की हुई है, अगर मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना बच्चों, वो 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 जूल के इक्वल होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो मैंने ये भी बता दिया आपको, ओके। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली हमारे पास किसी का यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट नहीं होता। उसके बाद हमारे पास है डिफाइन कैपेसिटेंस, गिव इट्स यूनिट। हमें ये बताएं कि कैपेसिटेंस क्या होती है और इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। अब कैपेसिटेंस जो है ना, हमारे पास ये वर्ड निकला है कैपेसिटर से, ठीक है। तो कैपेसिटर में हम लोगों ने बार बार एक ही चीज की बात की है कि कैपेसिटेंस जो होता है ना वो अबिलिटी टू डू अ चार्ज स्टोर ऑफ अ कैपेसिटर होती है, ठीक है। ये मैं लिख भी देता हूँ, अबिलिटी to do a charge store of कैपेसिटर। कि कोई कैपेसिटर अपने अंदर कितना जो है वो चार्ज क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है बच्चों। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसका जो हमारे पास यूनिट होता है ना वो बच्चों होता है फैरेड। ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? वो हमारे पास फैरेड होता है, जिसको आप लोग किस चीज रिप्रेजेंट करते हैं? एफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जो एफ होता है ना हमारे पास, आपने फॉर्मूला स्टडी किया हुआ है, Q इज इक्वल टू सी एंड V। यहाँ से अगर आप C को निकालें ना तो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V हो जाएगा। ये मैं आपको बस लिख के देता हूँ, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। तो जो चार्ज का यूनिट है हमारे पास होता है कूलम, और पोटेंशियल जो है वो क्या होता है? 1 वोल्ट। अगर आपकी जो है प्लेट्स के ऊपर, कैपेसिटर की जो प्लेट है उनके ऊपर 1 कूलम चार्ज क्या हो जाए? डिपॉजिट हो जाए, तो आपके पास प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना बच्चों वो कितने का होगा? 1 वोल्ट का होगा। और उसी चीज को आप लोग किसका नाम दे देंगे बच्चों? 1 फैरेड का नाम दे देंगे, ओके। उसके बाद है डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। कि हमारे पास ये बताएं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है और इसकी ना मैथमेटिकल फॉर्म को आप लोगों को क्या करना है? राइट डाउन करना है। तो बेसिकली हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसको हम लोगों ने टॉपिक्स के अंदर भी जो है ना वो स्टडी किया है, ओके। तो हम लोग देख लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना बच्चों, हमारे पास ये रेशियो होती है कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम, ठीक है। कि आपके पास जब मीडियम रखा जाता है, मीडियम रखने से कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है और बिना मीडियम रखे हुए कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है, उस चीज की रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम देते हैं। डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर इंसुलेटर होता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है? कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम and the capacitance without मीडियम, ठीक है। यहां पर आप ये भी ऐड कर लें, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम, ठीक है। कि जब आप मीडियम रखते हैं तो तब हमारे पास कैपेसिटेंस की जो है वो वैल्यू क्या होती है? उसके बाद कैपेसिटेंस विदाउट मीडियम, जब हमारे पास मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता तब हमारे पास जो कैपेसिटेंस होती है, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना वो बच्चे होता है एप्सिलॉन आर। इसको हम लोगों ने रीड किया हुआ है सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम हमारे पास, ठीक है। कुछ इस सेंस में हम लोगों ने इसको क्या किया हुआ है? रीड आउट
किया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये रेशियो होती है कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम एंड कैपेसिटेंस ऑफ द वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है जब कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, हमारे पास एयर होती है और हमारे पास क्या होता है, वैक्यूम होता है। दोनों के लिए वैल्यू हमारे पास क्या होती है बच्चों, 1 होती है, ठीक है। तो 16.4 तक हम लोगों ने, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, हाउ डज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर चेंज इफ द सेपरेशन बिटवीन इट्स प्लेट इज इंक्रीज। तो हमें ये बताएं, वो हमें कहता है कि आप ये बताएं कि अगर हम क्या करें, कैपेसिटर के दो प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। तो ये बताएं कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग जो है ना यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं कि इनिशियली हमारे पास कुछ ये डिस्टेंस है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में, और यहाँ पर आपके पास कोई एक बैटरी लगी है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव क्यू और ये क्या हो गया, नेगेटिव क्यू। तो बेसिकली यहाँ से और यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ये है, ठीक है। अब वो हमें कहता है कि इस डिस्टेंस को इंक्रीज करने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर हमारे पास क्या इफेक्ट होगा। तो बच्चों हमारे पास होगा क्या, हमने ना एक फॉर्मूला रीड डाउन किया हुआ है, जो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। अगर मैं इस फैक्टर को देखूं ना, यहाँ पे हमारे पास A और एप्सिलॉन नॉट ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो मेरे पास जो C है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर D के। अब अगर मैं क्या करूंगा, मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा, तो बच्चों कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस हमारे पास क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। मतलब एक कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोर करने की सलाहियत है ना, बेसिकली वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कम। अगर मैं डिस्टेंस को क्या कर दूं, कम, तो मेरे पास कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या हो जाएगी, ज्यादा। मतलब इन दो प्लेट्स के दरमियान में जितना कम डिस्टेंस होगा ना, ये दोनों प्लेट्स जो है कैपेसिटर की उतनी ज्यादा चार्ज को क्या करेंगे, स्टोर। और इनके दरमियान जितना ज्यादा फासला ज्यादा होगा, उतना ही ये कम चार्ज को क्या करेंगे बच्चों, अपने अंदर स्टोर करेंगे। तो एक्चुअली हमारे पास क्या होगा, इफ नाउ capacitance of a capacitor is डिक्रीज, जिसका मतलब ये है कि कैपेसिटर ज्यादा, कैपेसिटर हमारे पास क्या कर जाएगी बच्चों, डिक्रीज कर जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन विल द एनर्जी स्टोर्ड इन 3 कैपेसिटर बी ग्रेटर। हम ये बताएं कि आपके पास 3 कैपेसिटर हैं, उनमें कब जो है वो एनर्जी जो है वो मैक्सिमम स्टोर होगी। ये देखें 3 कैपेसिटर की अगर हम बात करें ना, तो हमने 3 तरह से जो है ना वो कॉम्बिनेशन को स्टडी किया है कैपेसिटर, और 2 तरह से कॉम्बिनेशन को स्टडी किया है कैपेसिटर के, एक सीरीज और एक हमारे पास क्या होता है बच्चों, पैरेलल होता है। सीरीज के अंदर हमारे पास क्या होता था, एंड टू एंड कैपेसिटर जो है वो अटैच होते हैं। पैरेलल में हमारे पास क्या होता था, साइड बाय साइड आपके पास कैपेसिटर क्या होते थे, अटैच। हम लोगों ने डीप इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट हमारी अपलोड है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पर कैपेसिटेंस के फॉर्मूले राइट डाउन करूंगा और आपको डायरेक्ट समझाऊंगा। तो हमारे पास होता क्या है कि अगर मैं बात करूं ना सीरीज की, सीरीज में हमारे पास इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास इक्वल होती है 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 एंड प्लस 1 ओवर C3। इस सेंस में हमारे पास, ठीक है, ये सीरीज के लिए था। और अगर यहाँ पे मैं पैरेलल के लिए राइट ऑन करूं ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, उसके लिए कैपेसिटेंस इक्विवेलेंस जो है वो C1 प्लस C2 और प्लस क्या होती है बच्चों, C3 होती है। इन दोनों केसेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी कैपेसिटर क्या हो, सीरीज में अटैच हो, क्या हो, सीरीज में अटैच हो, तो कैपेसिटेंस बेसिकली हमारे पास क्या करती है, डिक्रीज करती है। एनर्जी स्टोर हमारे पास क्या कर जाएगी, बेसिकली डिक्रीज कर जाएगी, या चार्ज स्टोर हमारे पास जो है वो कम होगा इन विच सीरीज। लेकिन पैरेलल के अंदर हमारे पास चार्ज स्टोर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे वैल्यूज को जो है ना वो एड अप करना है, और यहाँ पर वैल्यूज का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैपेसिटेंस को, अगर 1 फैरेड का कैपेसिटर यूज हुआ है ना सबसे छोटा आपके पास, तो आप 1 फैरेड से भी छोटी कैपेसिटेंस को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं अपने सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। ओके हो गया, तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आई होगी। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसका जो आंसर है, इन पैरेलल combination the energy store is greater।
ठीक हो गया, तो आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है ना वो एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। ओके हो गया। नेक्स्ट आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है, व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट, गिव इट्स डेफिनेशन। बच्चों हमारे पास टाइम कांस्टेंट क्या होता है और इसकी आप लोगों ने क्या देनी है, डेफिनेशन राइट ऑन करनी है। अगर मैं बात करूं ना टाइम कांस्टेंट की, टाइम कांस्टेंट जो है वो डिके की सेंस में भी लिया जाता है, वो ग्रोथ की सेंस में भी लिया जाता है। मतलब कि जब कैपेसिटर हमारे पास डिस्चार्ज होता है तब भी टाइम कांस्टेंट लिया जाता है, जब कैपेसिटर चार्ज होता है तब भी हमारे पास क्या लिया जाता है, टाइम कांस्टेंट लिया जाता है। तो हमने यहाँ पर डिस्चार्जिंग की सेंस में इसको देखा है। द टाइम इन विच द चार्ज ऑफ डिस्चार्ज कैपेसिटर डिक्रीजिंग टू, ठीक है, कि आपका एक कैपेसिटर है वो हमारे पास क्या हुआ है बच्चों, फुली चार्ज हुआ है। क्या हुआ है, फुली चार्ज। और हमने फुली चार्ज होने के बाद उसकी जो एनर्जी है उसको क्या किया है, यूज किया है। तो वो हमारे पास कहां तक डिक्रीज करे, 37% ऑफ क्यू नॉट तक डिक्रीज करे। ठीक है, इट्स इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या होती है, क्यू नॉट होता है। क्या होता है, क्यू नॉट। जब कैपेसिटर मैक्सिमम हमारे पास क्या होता है, चार्ज एक्सपोनेंशियल डिके के अंदर हमने इसकी बात भी की हुई है। ठीक है, तो आप लोग वो लेक्चर भी जाकर देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो, जब कैपेसिटर, ये देखिए ये ग्राफ हुआ करता था, यहां पर है हमारे पास क्यू नॉट, ये इनिशियल चार्ज है, यहां से और सपोज के यहां तक। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है 0.37 ऑफ क्यू नॉट, जिसका मतलब होता है 37% ऑफ क्यू नॉट। के आपका कैपेसिटर क्या करे, 63% चार्ज को जो है वो क्या कर दे, अक्रॉस अ लोड वेस्ट कर ले, या उसको क्या कर दे, यूज कर दे। और रिमेनिंग जो चार्ज उसके पास रह जाए, जो कि उसे सर्किट को क्या करना है बच्चों, डिलीवर करना है, वो कितना रह जाए, 37% ऑफ क्यू नॉट रह जाए। मतलब आपके पास ओरिजिनल वैल्यू से सिर्फ इतनी वैल्यू जो है वो क्या रह जाए, बाकी रह जाए। तो बच्चों उसको आप लोग क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमने डिके की सेंस में लिया है। अगर आप लोग ग्रोथ के सेंस में आपको आपके टीचर पढ़ाएं तो वो भी ठीक है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप किस सेंस के अंदर जो है वो स्टडी करवा रहे हैं, आपके टीचर के सेंस में आपको स्टडी करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग जो है ना इसके न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे। यहाँ पर